हेलो दोस्तों, मैं प्रद्युम्न आप सभी का स्वागत करता हूं PH0099 क्लासेस के एक नए वीडियो लेक्चर में। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं DLED फोर्थ सेमेस्टर में हिंदी के मॉडल पेपर सॉल्यूशन में 2020 का मॉडल पेपर सॉल्यूशन। इसके पहले हम लोगों ने हिंदी के मॉडल पेपर सॉल्यूशन में 2016 से 2019 तक के मॉडल पेपर सॉल्यूशन को इसके साथ ही राजन सीरीज को कंप्लीट कर लिया है। अगर अभी तक आपने उन सभी वीडियोस को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियोस को देख लेंगे और आप सारे क्लास का फ्री PDF नोट हमारे टेलीग्राम चैनल PH0099 क्लासेस वहाँ से जाके प्राप्त कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हिंदी प्रश्न पत्र जो हमारा है ये षष्टम प्रश्न पत्र है, जिसके लिए एग्जाम टाइम में 1 घंटे का समय मिलता है। टोटल पूर्णांक 25 को देखने को मिलता है। प्रश्न नंबर पहला हमारा शुरू होता है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से। प्रश्न नंबर पहला है, साकेत महाकाव्य के रचनाकार हैं। ऑप्शन दिया गया है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, मैथिली शरण गुप्त, सिया राम शरण गुप्त और माखनलाल चतुर्वेदी। तो साकेत महाकाव्य की रचना की बात करें, रचनाकार की बात करें तो ये हमारे हैं ऑप्शन नंबर बी यानी कि मैथिली शरण गुप्त। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरा है, उच्चारण के समय ध्वनियों के समुचित आरोह और अवरोह को क्या कहा जाता है। ऑप्शन दिया गया है स्वराघात, गति, लय या विराम। तो जो है उच्चारण के समय ध्वनियों में जो समुचित आरोह और अवरोह होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्वराघात। ऑप्शन नंबर ए जो होगा ये इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 दिया गया है, अनुस्वार के बाद यदि पा वर्ग का व्यंजन आता है तो जो है अनुस्वार का उच्चारण होता है। अनुस्वार के बाद यदि पा वर्ग का व्यंजन आता है तो अनुस्वार का उच्चारण क्या होता है। ऑप्शन दिया गया है जा, गा, मा या सा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी वी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मा होगा। उच्चारण क्या होगा इसका, तो मा होगा। प्रश्न नंबर 4 है, आवारा मसीहा के लेखक हैं। ऑप्शन दिया गया है विष्णु प्रभाकर, विष्णुगुप्त, शिव पूजन, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। आवारा मसीहा के लेखक का नाम है विष्णु प्रभाकर, यानी विष्णु प्रभाकर जी जो है ये जो है आवारा मसीहा के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है। काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रस को। काव्य की आत्मा रस को कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा शुरू होता है अतलघुत्तरीय प्रश्न, जो कि हमारा है प्रश्न नंबर 6 से। अनिवार्य संस्कृत में उच्चारण के दोष जो है के दोष के दो प्रमुख कारण बताइए। अनिवार्य संस्कृत में उच्चारण दोष के दो प्रमुख कारण बताइए। तो पहला आपका कारण है संस्कृत ध्वनियों तथा उनके उच्चारण स्थान के ज्ञान में अपूर्णता। दूसरा है ध्वनि व्यवस्था, लय, बल, स्वराघात, गति, विराम आदि के उच्चारण तत्वों को जो है तत्वों के ज्ञान में कमी। तो पहला हमारा है संस्कृत ध्वनियों तथा उनके उच्चारण स्थान के ज्ञान में अपूर्णता। दूसरा है ध्वनि व्यवस्था, लय, बल, स्वराघात, गति, विराम आदि के उच्चारण तत्वों के ज्ञान में कमी। तो ये हमारा हो गया अनिवार्य संस्कृत में उच्चारण के दोष। आगे हमारा उच्चारण के दोष के लिए कंठ, तालु, ध्वनि यंत्रों का दोष जो है पूर्ण होना। ध्वनि यंत्रों का दोष पूर्ण होना। फिर हमारा दिया गया भाषा उच्चारण में पैतृक अनुसरण के कारण भी त्रुटि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, नीति का कोई श्लोक लिखिए। नीति का कोई एक श्लोक लिखिए। चलिए देखते हैं। तो रूप यौवन संपन्नतरा, विशाल कुल संभवा, विद्याहीने ना शोभन्ते, निर्गंधायु किंसुका। अब इसका अर्थ है कि व्यक्ति कितना भी रूपवान हो, यौवन से भरा हो, यौवन से भरा हो और क्यों ना किसी का जो है क्यों ना किसी महान कुल में जो है जन्म लिया हो, यदि वह विद्या रूपी धन से वंचित है तो उसकी वही स्थिति होगी जैसे जो है खुशबू के जो है टेसू का फूल होता है। जैसे बिना खुशबू के टेसू का फूल होता है, टेसू का जो है फूल होता है। प्रश्न नंबर 8 दिया गया है,
कहानी के दो प्रमुख प्रकारों के नाम बताइए। कहानी के दो प्रमुख प्रकारों के नाम। तो देखते हैं कहानी के दो प्रमुख प्रकार। यहाँ कई प्रकार के होते हैं, तो सारे यहाँ लिखेंगे, जिनमें से आपको केवल दो लिखना है। यहाँ हमारा है धार्मिक कहानियाँ, ऐतिहासिक कहानियाँ, समाज जो है सामाजिक कहानियाँ, यथार्थवादी कहानियाँ, आदर्शवादी कहानियाँ, समस्यात्मक कहानियाँ। फिर आपका है घटना प्रधान कहानी, चरित्र प्रधान कहानी, वातावरण प्रधान कहानी और भाव प्रधान जो है कहानी। लास्ट हमारा है मनोविश्लेषणात्मक कहानी। तो ये हमारे हो गए कहानी के प्रमुख प्रकार। प्रश्न नंबर 9 है, छा जो वर्ड है ये किन वर्णों के संयोग से बना है। छा जो वर्ड है ये किन वर्णों के संयोग से बना है। तो छा हमारा एक है संयुक्त व्यंजन जो हमारा बनता है का प्लस सा के योग से। का प्लस सा के योग से बनता है। तो देखिए संयुक्त वर्ण जब दो भिन्न ध्वनियों में से एक आपूर्ण हो और दूसरा पूर्ण हो तो दोनों मिलकर एक संयुक्त व्यंजन निर्माण करते हैं। जैसे हमारा छा है तो का प्लस सा से बना है, त्रा ता प्लस रा से बना है, ज्ञा जा प्लस उआ से बना है और सरा सा प्लस रा से बना है। तो टोटल संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4, जो कि यहाँ लिखे हुए हैं। प्रश्न नंबर 10 है, हिंदी गद्य की जो है दो विधाओं के नाम लिखिए। हिंदी गद्य की दो विधाओं के नाम लिखे। तो कई सारी विधाएं होती हैं, जैसे हो गया कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण। ये सभी जो हैं गद्य की विधाएं होती हैं। तो इसमें से आप कोई भी लिख सकते हैं। कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, जीवनी, आत्मकथा, ये सभी हैं हिंदी गद्य की विधाएं। प्रश्न नंबर 11 है, स्वर्ण शब्द का पर्यायवाची। स्वर्ण शब्द का पर्यायवाची लिखिए। देखिए पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? तो समान अर्थ का बोध कराने वाले विभिन्न शब्द समूह को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। समान अर्थ बोध कराने वाले विभिन्न शब्द समूह को पर्यायवाची कहते हैं। और स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द को होता है कंचन, हेम, कनक, सुवर्ण। ये सभी आपके हैं इसके पर्यायवाची। समान अर्थ बोध कराने वाले विभिन्न शब्द समूहों को जो है पर्यायवाची कहते हैं। स्वर्ण का पर्यायवाची आपका है कंचन, हेम, कनक, सुवर्ण, हिरण्य। फिर आपका है जाति रूप। ये सभी इसके हो जाएंगे पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट हमारा शुरू होता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि हमारा है प्रश्न नंबर 12 से। जीवनी तथा आत्मकथा में कोई 4 अंतर बताइए। जीवनी तथा आत्मकथा में कोई 4 अंतर। तो देखते हैं जीवनी जो होती है हमारी ये किसी के जीवन पर आधारित होती है। जीवनी किसी के जीवन पर आधारित होती है, जबकि आत्मकथा में जो है लेखक की स्वयं की कथा होती है। आत्मकथा में लेखक की स्वयं की कथा होती है। दूसरा है जीवनी जो है संस्मरणात्मक नहीं होती है। आत्मकथा क्या होती है? तो ये संस्मरणात्मक होती है। तीसरा हमारा है जीवनी में लेखक किसी अन्य के जीवन की घटनाओं का चित्रण करता है, जबकि आत्मकथा में लेखक जो है अपनी जीवन की घटनाओं का चरित्र चित्रण करता है या चित्रण करता है। 4 नंबर है जीवनी में लेखक द्वारा किसी साहित्यकार के जीवन की विशेष जो है जीवन की विशेष विषय में लिखा जो है विवरण होता है, जबकि आत्मकथा में जो है किसी साहित्यकार द्वारा स्वयं के जो है किसी विशेष विषय पर लिखा गया क्या होता है? तो विवरण होता है। तो ये हमारा हो गया जीवनी और आत्मकथा में अंतर। प्रश्न नंबर 13 है, प्रत्यय एवं उपसर्ग में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रत्यय और उपसर्ग में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखते हैं प्रत्यय और उपसर्ग में अंतर। तो पहले हम लोग इसकी परिभाषा लिख लेंगे दोनों का और एग्जाम्पल। उपसर्ग क्या होते हैं? तो वे शब्दांश या अवयव जो किसी शब्द के पहले जोड़कर उसका विशेष अर्थ बनाते हैं उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। उपसर्ग का अर्थ होता है समीप बैठना, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्रीफिक्स। उदाहरण के लिए देखते हैं प्रा प्लस हार, तो प्रहार, इसमें प्रा उपसर्ग लगा है। दूसरा आपका अनु प्लस पालन, अनुपालन, इसमें अनु उपसर्ग लगा है। तीसरा है अति प्लस क्रमण, इसमें अति उपसर्ग लगा है। चौथा हमारा है आ प्लस लेख, तो आलेख, इसमें जो है आ उपसर्ग लगा है। अब प्रत्यय देखते हैं। प्रत्यय क्या होता है? तो प्रत्यय वह शब्द होते हैं जो दूसरे शब्दों के अंत में अपनी प्रकृति के अनुसार शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। शब्द में परिवर्तन कर देते हैं।
देखते हैं उदाहरण इसका है, जैसे लघु प्लस ता बराबर हो गया लघुता, फिर आपका है बड़ा प्लस आई बराबर बड़ाई, फिर आपका है सुंदर प्लस ता बराबर सुंदरता, और भूल प्लस अक्कड़ बराबर भूल अक्कड़। अब हम लोग देखते हैं, ये तो हमने इसका परिभाषा देख लिया दोनों का। अब देखते हैं कि अंतर इसमें कौन सा होता है उपसर्ग और प्रत्यय में। तो देखिए उपसर्ग जो है, उपसर्ग क्या होते हैं, तो उपसर्ग शब्द के मूल शब्द के पहले जोड़ जाते हैं, यानी जो मूल शब्द होता है उपसर्ग उसके पहले लगते हैं ताकि उसका अर्थ परिवर्तित हो सके। और प्रत्यय क्या होते हैं, तो ये प्रत्यय शब्द के मूल शब्द के जो प्रत्यय शब्द होता है, ये जो मूल शब्द होता है उसके बाद में जोड़ जाते हैं। यानी प्रत्यय जो होगा इधर जोड़ा जाएगा प्रत्यय के बाद में, उपसर्ग में क्या जोड़ा जाता है, तो पहले जोड़ा जाता है। बस इतना दोनों का मतलब होता है। फिर है उपसर्ग जो है बड़े परिवर्तन के साथ नए शब्द बना सकता है। प्रत्यय आमतौर पर जो मौजूद शब्द है को विभिन्न संदर्भों में प्रयुक्त प्रयुक्त बनाने के लिए उपयोग होते हैं। फिर आपका है उपसर्ग शब्द से क्रिया या स्थिति के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्रदान होती है, और प्रत्यय शब्द को जो है शब्द के विशिष्ट गुण या विशेषताओं की ओर संकेत करते हैं। तो ये हमारा हो गया उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर। प्रश्न नंबर 14 है, मौन वाचन किसे कहते हैं। तो मौन वाचन का मतलब मन में बोलना। मौन वाचन जिसे जो है आत्मपाठ भी कहा जाता है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति शब्दों को बिना बोले अपने मन में पढ़ता है। यह एक महत्वपूर्ण कौशल है जो पढ़ने की गति और समझ को बेहतर बनाने में मदद करता है। मौन वाचन का उद्देश्य हमारा है तथ्यों के स्मरण शक्ति में विकास करना, तथ्यों के स्मरण शक्ति में विकास करना। दूसरा हमारा है बोध ज्ञान की गति में वृद्धि करना। दूसरा बोध ज्ञान की गति में वृद्धि करना। तीसरा हमारा दिया गया है पढ़े गए वाक्य या वाक्यांश के समझने की क्षमता उत्पन्न करना। जो पढ़ा गया वाक्य या वाक्यांश है उसको समझने की क्षमता उत्पन्न करना। चौथा हमारा दिया गया है पढ़ने की गति को तीव्र करना। फिर है विद्यार्थियों में शब्द तथा सूक्ति भंडार में वृद्धि करना। फिर है मौन वाचन से जो है पढ़ने की गति में वृद्धि होती है। यह शब्दावली को विकसित करने तथा भाषा की समझ को बेहतर बनाने में मदद करता है। फिर हमारा है जब व्यक्ति मौन वाचन में कुशल हो जाता है तो उसका आत्मविश्वास जो है बढ़ जाता है। उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। ये आपका हो गया मौन वाचन और मौन वाचन के उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 15 है अनुच्छेद का उचित शीर्षक जो है शीर्षक चयन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यानी कोई अनुच्छेद दिया गया है तो उसका जो उचित शीर्षक चयन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखते हैं कौन कौन सी बातें ध्यान रखने योग्य होती हैं। तो पहला हमारा है अनुच्छेद के प्रारंभिक व अंतिम भाग में ही शीर्षक प्रायः निहित होता है, इसलिए इन भागों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इन भागों पर विशेष यानी कि जो अनुच्छेद का शीर्षक होता है या तो वह प्रारंभ में होता है या तो जो है लास्ट अंतिम में होता है, तो इसीलिए हमको उन दोनों पर विशेष ध्यान देकर पढ़ना चाहिए। दूसरा है अनुच्छेद को तब तक पढ़ना चाहिए जब तक कि उसका भावार्थ भली भांति समझ में ना आए। यानी जब तक आप वो कहना क्या चाह रहा है उस अनुच्छेद में क्या बातें कही गई, जब तक आप उसको समझ नहीं जाते तब तो उसको बार बार पढ़ते रहिए, यानी कि रिपीट रिपीट पढ़ते रहिए। तीसरा है अनुच्छेद के महत्वपूर्ण अंशों को रेखांकित कर लेना चाहिए, यानी उसमें जो आपको लगे जो चीज़ें कि इम्पॉर्टेंट है तो उसको आप रेखांकित कर लेंगे। फिर आपका है शीर्षक जो है संक्षिप्त सारगर्भिक विषयानुसार चयनित करना चाहिए। जो शीर्षक हो वो छोटा हो, सारगर्भिक हो और विषय के अनुसार हो। ऐसा नहीं किसी भी विषय विषय कोई दूसरा है और दूसरे विषय का आप जो है चुन ले। फिर आपका है 5 नंबर अनुच्छेद में उपयुक्त शीर्षक ना मिलने पर भावार्थ को समझकर उपयुक्त शीर्षक बनाकर लिखना चाहिए। यानी यदि आप अनुच्छेद को पढ़ रहे हैं उसमें ऐसा कोई चीज़ नहीं लग रहा है कि इसमें कोई मतलब आपको शीर्षक नहीं दिख रहा है, तो उस समय आप क्या करेंगे खुद से जो है उसके भावार्थ को समझकर और उपयुक्त शीर्षक बना लेंगे। प्रश्न नंबर 16 है कविता शिक्षण के उद्देश्य के बारे में लिखिए। कविता शिक्षण के क्या उद्देश्य होते हैं। तो देखते हैं पहला हमारा है छात्रों को कविता पाठ जो है सुनने योग्य बनाना। पहला तो है सुनने योग्य का मतलब क्या, उनमें जो है कविता सुनने के प्रति इंटरेस्ट जगाना। जब तक बच्चे उसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे
तब तक आप कविता को पढ़ाते जाइए, उसका कोई मतलब नहीं होगा, कोई औचित्य नहीं होगा। दूसरा है छात्रों को विभिन्न काव्य शैलियों से परिचित कराना। छात्रों को विभिन्न काव्य शैलियों से परिचित कराना। फिर है छात्रों में कविता के प्रति रुचि व लगाव उत्पन्न करना। फिर हमारा है छात्रों में कल्पना शक्ति व बोध शक्ति का विकास करना। तो कविता से ऑटोमेटिक हो जाता है, यदि बच्चे कविता को समझ रहे हैं तो उनकी कल्पना जो शक्ति है और बोध शक्ति है वो दोनों का विकास ऑटोमेटिक होता है। कविता के प्रति रुचि उत्पन्न कर काव्य रचना के लिए प्रोत्साहित करना। काव्य रचना के लिए प्रोत्साहित करना। आगे देखते हैं इसी में 6 नंबर है छात्र में भाषा सौंदर्य को जो है परखने की क्षमता विकसित करना। फिर हमारा है कविता के जरिए छात्रों को देश काल समाज वातावरण तथा सभ्यता से परिचित करना। नेक्स्ट हमारा है छात्रों को उचित यति गति व भाव के अनुसार कविता जो है वाचन के योग्य बनाना। तो ये सभी हमारे हो गए कविता शिक्षण के उद्देश्य। प्रश्न नंबर 17 है विशेष किसे कहते हैं, सो उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए या सो उदाहरण बताइए। तो देखते हैं विशेष किसे कहते हैं। तो ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का जो है ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। परंतु जिस वाक्य में जिस वस्तु की विशेषता बताई जा रही हो उसे विशेषण कहते हैं, उसे विशेष्य कहते हैं। यानी जिस वस्तु की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे संतरा बहुत खट्टा है, तो यहाँ देखिए उपयुक्त वाक्य में जो संतरा है ये हमारा विशेष्य है और बहुत खट्टा जो है ये संतरे की विशेषता बता रहा है, इसलिए विशेषण हो गया। यानी कि जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो विशेष्य होगा, जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो विशेष होगा, और जिसकी जो बताई जा रही विशेषता वो हमारा हो जाएगा विशेषक, वो हमारा विशेषण हो जाएगा। जैसे राम बहुत सुंदर है, तो यहाँ राम के बारे में बताया जाएगा, राम आपका विशेष्य हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। पहला हमारा है पेड़ से पत्ते गिरते हैं। दूसरा राम घर जाता है। दूसरा है राम घर जाता है। तो अगर हम इसका देखेंगे संस्कृत में अनुवाद तो ये हमारा हो जाएगा वृक्षात पत्राण पत्राण पतंती। और दूसरा हमारा हो जाएगा रामा गृहम गच्छति। पहला हमारा हो जाएगा वृक्षात पत्राण पतंती, दूसरा है रामा गृहम गच्छति। ये हो गया इसका संस्कृत में अनुवाद। आज की वीडियो हमारे यहाँ समाप्त होती है। आप क्लास का पूरा PDF नोट हमारे टेलीग्राम चैनल PH0099 क्लासेस वहाँ से प्राप्त कर लेंगे। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।